से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर पाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दौरान हादसा हुआ है। बांडी नदी में 2 युवकों के बहने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर पुलिस अब मौके पर पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है। युवक की तलाश लगातार जारी है। इंदिरा कॉलोनी रपट पर विसर्जन के दौरान बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से हादसा हुआ और दोनों युवक इसी वजह से बह गए। सीओ सिटी राजेंद्र सिंह उज्ज्वल और ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। दोनों युवकों को ढूंढने को लेकर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान भी शुरू कर दिया है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाली में हादसा हुआ है गणेश विसर्जन के दौरान और गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए यहां पर लोग विसर्जन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन जानकारी के मुताबिक पैर फिसलने से 2 युवक बह गए और सीधा पानी के तेज प्रवाह में समा गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम चौधरी फोन लाइन पर हैं। श्याम, क्या जानकारी, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या? जी, ये पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना के इंदिरा कॉलोनी में ये रपट है, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान 2 युवक थे जो गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे। इसी दरमियान उनका पैर फिसल गया और वो नदी के तेज बहाव में, बांडी नदी के तेज बहाव में बह गए, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस, ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को इतला की, कि वहां पर पहले से ही मौजूद जाब्ता था। उसने एसडीआरएफ टीम को सूचना दी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। सीओ राजेंद्र सिंह चारण, ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी भंवरलाल बाड़ी समेत पुलिस का और एसडीआरएफ का जाब्ता मौके पर पहुंच गया। अभी दोनों युवक है जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इंदिरा कॉलोनी निवासी विजय सिंह पुत्र नाथू सिंह व मधुरम स्कूल के पास इंदिरा कॉलोनी निवासी ललित, दोनों युवक है जो आज करीब शाम को 5:15 बजे के आसपास ये गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे और इसी दरमियान पानी के तेज बहाव के साथ बह गए थे। अभी तो यहाँ पर शाम किसी तरह का कोई एहतियात नहीं बरता जा रहा, कोई पानी की रपट इतनी तेजी से चल रही है, तो ऐसे में क्या कोई पुलिस की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है? जी, लगातार पुलिस जिला जहां पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है वहां पर पुलिस का भारी जाब्ता भी लगाया गया है। लेकिन ये जो इंदिरा कॉलोनी की रपट है, इसके एक तरफ इस तरफ वो पानी के पुलिस लगाया हुआ था, लेकिन ये जो युवक है दूसरी तरफ से आए थे और वहां पे ये मूर्ति विसर्जन कर रहे थे, जिस जगह से मूर्ति विसर्जन का कोई स्थान नहीं बनाया गया। बिल्कुल श्याम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि आयड़ नदी के तेज बहाव में एक युवक फंसा हुआ है काफी देर से और करीब 6 घंटे का वक्त बीत गया है जब से ये लगातार युवक तेज बहाव में फंसा हुआ है। कई इस युवक को बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और हम आपको बता रहे हैं कि सिविल डिफेंस की टीम यहां पर रेस्क्यू अभियान में जुटी गई है। सिविल डिफेंस को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को जब सफलता नहीं मिली तो यहां पर सेना को बुलाया गया और अब सेना इस युवक को निकालेगी। इसे लेकर के रस्सी फेंक दी गई थी, इसे निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। पानी भी हालांकि काफी कम हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये पानी का प्रवाह था शुरुआत के तौर पर जब ये युवक यहां पर डटा हुआ था। अब हालांकि पानी कम हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे कपिल का रुख करेंगे। कपिल, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, एक राहत वाली बात जरूर है कि जो रेस्क्यू बच्चे को बाहर जो निकालना है उसके लिए उसके पास में लाइफ जैकेट जो है वो लाइफ जैकेट पास में पहुंचा दिया गया है और लाइफ जैकेट और एक ट्यूब जो अंदर फंसा हुआ लड़का है, युवक है, उसके पास में पहुंचाया गया और उसके बाद में उसने वो लाइफ जैकेट पहन लिया है। कुछ ही देर में दो रस्सी जो कि उसके पास पहले से, एक रस्सी उसके पास पहले से डाली गई है और एक अन्य रस्सी जो और उसके पास भेजने की कोशिश की जा रही है, वो पकड़कर बाहर उसको आना है पानी के अंदर। वो क्योंकि बहाव बहुत तेज है, इधर से जाना शायद किसी के लिए संभव नहीं बताया जा रहा, तो उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए रेस्क्यू टीम ने रस्सी को उसकी कमर पर बंधवाया है। आप देखिए, लाइफ जैकेट उसने पहन लिया है
और जो ट्यूब है वो ट्यूब भी उसको लगाने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो ट्यूब लगाए और उसके बाद में बाहर आने की कार्रवाई होगी। फिलहाल एक और रस्सी आप देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, एक रस्सी सिविल डिफेंस की टीम और आर्मी की टीम जो है वो उस युवक तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसको रस्सी को आगे खींचा जा रहा है ताकि वो रस्सी उस युवक तक पहुंच जाए और वो युवक आसानी से उसे सुरक्षित बाहर लाया जाए। आप देखिए, वो इस समय आप देख सकते हैं कि वो खड़ा है, वो युवक तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि खड़ा है, एक रस्सी उसने पकड़ रखी है और लाइफ जैकेट उस युवक ने पहन रखा है और इसी के साथ में अब उस युवक को बाहर लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये रेस्क्यू का अंतिम चरण बताया जा रहा है कि उसे बड़ी ये जो सफलता मिली है उस तक सारे जो उसके बचाव के जो उपकरण थे वो सारे पहुंचा दिए गए, सुरक्षा के उपकरण पहुंचा दिए गए और अब पहुंचाने उसे बाहर लाने के लिए जो प्रयास हैं वो करने में फिलहाल टीम जुड़ गई है। अब देखिए कि वो आर्मी का एक और जो जवान है वो पेड़ पर चढ़े हैं। अब जो आर्मी द्वारा जो रस्सी पहुंचाई गई थी उस रस्सी को जो है वो हैंडल किया जा रहा है, उस रस्सी को टाइट किया जा रहा है। वो रस्सी ही फिलहाल जो युवक है वो पकड़ कर खड़ा हुआ है और अभी आप देखिए कि वो पकड़ कर खड़ा है और दूसरी रस्सी उस तक पहुंचाने के जो प्रयास है वो टीम कर रही है। पानी का बहाव अभी भी तेज है, हालांकि काफी पानी जो है वो उतर चुका है जिसके चलते बड़ी राहत जो है वो प्रशासन को बिल्कुल लंबा वक्त हो गया, बहाव अभी भी बहुत तेज है, वक्त बीत गया है कपिल, और उम्मीद है कि अब कुछ ही देर में ये युवक सकुशल बाहर आ पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे श्रीनगर की, जहां पर हजरत बल दरगाह, जहां आस्था का मेला जुटना चाहिए था, वहां पर नफरत का तांडव हुआ। कट्टरपंथियों ने इस दरगाह में लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को पत्थर मार मार करके तोड़ा और इस बवाल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सवालों के घेरे में हैं, तो वहीं बीजेपी के साथ कांग्रेस ने इस पर एक्शन की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह पर प्रहार। भारत की शान पर वार, किसने डाली दरार? घाटी में मजहबी जहर के लिए कौन जिम्मेदार? श्रीनगर में ईद उल मिलाद उन नबी के मौके पर हजरत बल दरगाह में कट्टरपंथियों ने वहां लगे प्लेट पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को पत्थर मारकर तोड़ दिया। गुस्साई भीड़ ने दरगाह में अशोक स्तंभ की तस्वीर को मजहब के खिलाफ बताते हुए हमला किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अशोक चिन्ह लगा था। ये वो बोर्ड है जो यहाँ पे रिनोवेशन की गई थी दरगाह हजरत बल की। उसके बाद जब इनॉग्रेशन की गई, इनॉग्रेशन के बाद ये बोर्ड लगाया गया था और इसी पर ये राष्ट्रीय चिन्ह था और उसी को तोड़ा गया। तो ये आप देख सकते हैं, यही वो पत्थर है जो यहाँ पे अभी भी है, जिनसे ये तोड़ा गया, ईंटों से तोड़ा गया और काफी देर तक यहाँ पे हंगामा रहा। और ये वो बोर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ था। दूसरे साइड से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का लोगो लगा है और इसको हाल ही में रिनोवेट करके इनॉग्रेट किया गया था। हजरत बल दरगाह में हुए बवाल और राष्ट्रीय चिन्ह पर हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक सवालों के घेरे में है। दावा है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के खिलाफ उनकी पोस्ट के बाद ही विवाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था, इस्लाम में मूर्ति पूजा सख्त मना है, सबसे बड़ा पाप है, हमारे ईमान में बुनियाद तौहीद है। हजरत बल दरगाह में मूर्ति स्थापित करना इसी मान्यता के खिलाफ है। तो वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आरोपियों का बचाव करते हुए कहा, मुसलमानों को जानबूझकर भड़काया जा रहा है और वक्फ बोर्ड को ज्यादा सतर्क और संवेदनशील होना चाहिए था। धार्मिक गुस्से को आतंकवाद से जोड़ना गलत है। कट्टरपंथियों ने जिस दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह को निशाना बनाया, उसका उद्घाटन रेनोवेशन के बाद 3 सितंबर को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शान अंद्रावी ने किया था। दरगाह में अशोक चिन्ह पर हमले के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया है। इन्होंने हमेशा शैतानी वाली पॉलिटिक्स की है। मैं तो सीधी सादी एक खादिम की तरह काम कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम इनके दिल में क्या है। मैंने काम किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में।
जब आप किसी चीज की इनॉग्रेशन करते हैं तो उसमें आपकी तख्ती लग जाती है। ये कोई, अब इनको ईगो हर्ट हुआ या प्रॉब्लम हुई वो ये जाने, जब ये गया ही था उसी दिन शाम को इसने वहां पे ट्वीट जो किया था वो भी आप देख लीजिए। इनको उसी दिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसको ये भी पर्सनल प्रॉब्लम देखिए कैसे कि ताजपोशी की गई। पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही हैं। अपने आप को ताजपोशी करना हजरत बल के अंदर, उसके बाद हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफी मांगे लोगों से। हजरत बल दरगाह विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने बयान जारी करते हुए अपने विधायक तनवीर सादिक का समर्थन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरगाह में मूर्ति या प्रतीक को इस्लाम के खिलाफ बताया है। पार्टी ने जायरीनों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का भी आरोप लगाया है और कहा कि दरगाह की पवित्रता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की है और हमलावरों पर एक्शन की मांग की है। नेशनल एम्बलम ये इसका मकसद है कि वर्ल्ड पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और कमिटमेंट टू ट्रूथ, सच्चाई के कमिटमेंट। और ये क्रिमिनल्स हैं, मिसक्रेंट्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कश्मीर में जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट को खराब करने की कोशिश है, एक साजिश है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक स्तंभ हमारा प्रतीक है, सम्मान है हमारा, और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर वो तोड़ा गया है। और सरकार को बहुत कड़ाई से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इस पूरे विवाद पर इस्लामिक स्कॉलर ने भी मजहब के आईने में अशोक चिन्ह को देश की शान करार दिया है और उस पर हमले को गलत बताया। कश्मीर में अशोक का चिन्ह लगने पर हुआ विवाद, मैं समझता हूँ ये अनावश्यक है, गैर जरूरी है। जहाँ अशोक का चित्र लगा है वो अशोक का चित्र हमारे देश की आन बान शान है, और जो दरगाह है उसका ताल्लुक इबादत से नहीं है। वहाँ लोग आते हैं हजरत बल साहब को के लिए, ईसाले सवाब के लिए, उन्हें फातिहा पढ़ने के लिए। उसे इबादत गाह नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्वयं अपनी आस्था का नाम लेकर के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना ये गलत है। घाटी में चुनाव के बाद अमन कायम हो रहा है, लेकिन कुछ नफरती इरादे रखने वाले लोग साजिशन इस माहौल को खराब करते हुए दिख रहे हैं और सियासत कहीं ना कहीं इनका मोहरा बनती दिख रही है। तो जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डांगरी आगजनी मामले को लेकर के पुलिस ने एक्शन लिया है। राजकार्य में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। ये बड़ी जानकारी जैसलमेर के डांगरी इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजकार्य में बाधा समेत कई धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है और आगजनी पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में केस दर्ज हुआ है। 12 से ज्यादा नामजद और बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर एक किसान खेत सिंह की हत्या के मामले को लेकर के तनाव फैल गया था। लोगों ने आगजनी की थी और इस आगजनी के दौरान भड़काने को लेकर कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए थे। बहरहाल अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पुलिस उन उपद्रवियों को जो है राजकार्य में बाधा डालने वालों को, ऐसे प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सावलदान हमारे साथ फोन लाइन पर है। सावलदान, क्या जानकारी है डांगरी मामले को लेकर, क्या पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, तो डांगरी के जो खेत सिंह नामक जो व्यक्ति थी उसकी मंगलवार को पीट कर कुछ युवकों द्वारा हत्या कर दी। उसके बाद लगातार आक्रोश देखने को मिला था और उसके दूसरे दिन ही जो डांगरी में एक धरना प्रदर्शन हुआ, विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता चल रही थी। उस दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा जो पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और एक समुदाय के घरों में आगजनी और पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने। उसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में 1 दर्जन से अधिक युवकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला है जो सांगड़ थाना
सांगड़ थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। इस मामले को लेकर लगातार एसपी खुद इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जी अब बिल्कुल, कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और कई नेताओं के नाम भी क्या इसमें नामजद किए गए हैं? देखिए, जो 18 से 20 है जो नामजद है और कुछ लोगों को अन्य माना है, जिसको जो उस टाइम जो वारदात हुई थी, उस टाइम जो सीसीटीवी फुटेज है या वीडियोग्राफी से जो उपरी थी, उनकी जो शिनाख्त करके सभी लोगों के खिलाफ बिल्कुल, नामजद सावधान किया नजर जाएगा। बनाए रखिए, लगातार इस अपडेट हम मामले आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक तेजस्वी यादव की आवाज पर हुई है और वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बड़ी बैठक सीट शेयरिंग को लेकर के हुई। इंडिया अलायंस के घटक दल नेताओं ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव के साथ बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी समर में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई ठोस फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। यात्रा का दौर खत्म होने के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी पसंदीदा सीटों का चयन करने में लग गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा पूरी होने के बाद शनिवार को पहली बार इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर एकजुट हुए और गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महामंथन किया। बहुत ही सकारात्मक था। हमने अपने हिस्से, कांग्रेस पार्टी के हिस्से 243 सीटों पर चर्चा चली। आरजेडी भी अपने हिस्से पर चर्चा की। राजधानी पटना के एक पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर सुबह से ही हलचल बनी रही। एक एक कर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी के नेता पहुंचते रहे। सीट शेयरिंग को लेकर हुई इस अहम बैठक में तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों ने बताया कि समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सकारात्मक बातचीत हुई है। यात्रा के बाद गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुआ, सीट शेयरिंग पे भी बात हुई और अच्छी मीटिंग रही। 6 दलों वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी नेताओं ने काफी मंथन किया है। अंदरूनी खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी को भी महागठबंधन में 7वें दल के रूप में शामिल करने पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने विचार किया है। समन्वय समिति के अध्यक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव ने अपनी बात प्रमुखता के साथ रखी। घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने भी अपनी अपनी पार्टी का चुनावी उद्देश्य बैठक में रखा। महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में काफी लंबी बातचीत चली। जिन जिन सीटों पर पार्टी मजबूत स्थिति में है, इस पर आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। मुकेश सहनी ने भी वीआईपी के लिए चयनित सीटों की सूची बैठक में रखी। कांग्रेस पहले से कहती आ रही है कि पार्टी ने उप समिति को भी लिस्ट सौंप दी है। ऐसे में देखना होगा कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला क्या निकालते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल